अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट तक किया था, ठीक है। सो अब हमें आगे चलना है, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट से पीछे का हिस्सा जानना चाहते हैं तो आपको इससे पिछली वाली वीडियो देखनी चाहिए, और अगर वहाँ तक समझ आ गई है तो इसको रीडिफाइन करते हैं और आगे चलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक। हमारे पास हमने बताया था कि जब रेट या स्पीड फॉरवर्ड रिएक्शन की बराबर हो जाएगी रेट या स्पीड रिवर्स रिएक्शन के, तो कॉम्पोजिशन जो होगी रिएक्शन मिक्सचर की वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और हम कहेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है, ठीक। ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी समझ में आती है अगर आप इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटीज़ लिखा हुआ है, एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह का हो सकता है। साइंटिस्ट ने दो पॉसिबिलिटीज सोची थी कौन कौन सी टाइप का केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है। पहली टाइप हमारे पास पॉइंट नंबर 1 में, और दूसरी टाइप उसी तरह से पॉइंट नंबर 2 में बताई हुई है। पहली टाइप से शुरू करते हैं। जब रिएक्शन सीज हो जाए, रुक जाए, प्रोसीड ना हो आगे, तो हम उसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक का मतलब रुकी हुई चीज़ को, खड़ी हुई चीज़ को कहते हैं, ठीक है, जो ना चल रही है। दिस हैपन्स, ऐसा होता है मोस्टली फिजिकल फिनोमिनन में, ठीक है ना, कि हमारे पास चीज़ें रुक जाती हैं। मसलन कोई बिल्डिंग है तो वो अपनी जगह पे खड़ी रहती है, ठीक है, फॉल करने की बजाय। क्यों? क्योंकि सारी फोर्सेस जो उसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं वो बैलेंस हो चुकी होती हैं। ये एक ऐसी बात है जिसका केमिस्ट्री से ज़्यादा फिजिक्स से ताल्लुक़ है, और 9th क्लास में 3rd 4th चैप्टर में फोर्सेस को बैलेंस करना किसी चीज़ के ऊपर कि वो एक इक्विलिब्रियम की हालत में, जिस हालत में है वो उसी में रहे, ये एक्सप्लेन हो चुका होता है। फिजिक्स की बुक में हम बता चुके होते हैं कि बिलफर्ज एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, तो उस बुक का वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है और एक ऑपोजिट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करती है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, बुक जहाँ पे होती है वो वहीं पे रहती है। हम कहते हैं कि इसे रेस्ट की हालत में मौजूद है। केमिस्ट्री में जब इस तरतीब को डिस्कस किया जाता है तो हम इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। लेकिन रिएक्शंस स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं आते। जैसा कि इसने ऊपर लिखा, ऐसा सिर्फ फिजिकल फिनोमिनन्स में होता है, जैसे कि बुक की एग्जांपल, बिल्डिंग की एग्जांपल, फिजिकल फिनोमिनन। रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शंस स्टॉप नहीं करते, सिर्फ होता यह है कि रेट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का एक दूसरे के बराबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस तरह चल रहा होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने इस इक्विलिब्रियम का नाम, जैसे ऊपर वाले का नाम स्टैटिक रखा था, इस इक्विलिब्रियम का नाम डायनामिक इक्विलिब्रियम रखा होता है। डायनामिक कहते हैं हरकत वाली चीज़ को, मुहर्रिक को, कोई चीज़ ऐसी जिसमें हरकत की वजह से उसका वजूद मुमकिन हो, ठीक है। तो डायनामिक का मतलब रिएक्शन अभी भी कंटिन्यूइंग है, रिएक्शन चल रहा है अभी भी, लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो जाएगी कि रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे बीच में इक्वल टू का साइन यूज किया हुआ है, और ये वो इक्विलिब्रियम की टाइप है जो आप देखेंगे कि इस इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को पूरा करती है। डेफिनेशन क्या थी? रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का बराबर होता है रेट रिवर्स रिएक्शन के, और उसी की वजह से मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन होती है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि असल में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट ही होती है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। ये बात समझ में आती है? तो आई होप कि आपको ये क्लियर होता होगा कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक ही चीज़ है। आगे चलते हैं। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, तो हमारे पास वो इस्टेब्लिश होता है हमेशा कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन से पहले। अगर इस चीज़ को हमने ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना हो तो फिगर 9.3 में हमने इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। हम इन लाइंस को भी पढ़ेंगे लेकिन साथ साथ फिगर से भी हेल्प लेंगे ताकि आपको ये बात मुकम्मल तौर पे समझ आ सके, ठीक है। इनिशियल स्टेज पर नोटिस करें कि इस लाइंस में लिखा हुआ है इनिशियल स्टेज पर रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का बहुत फास्ट है,
ठीक है, नोटिस करें ये है इनिशियल स्टेज। ग्राफ हमेशा हम शुरू करते हैं इस पॉइंट से, 0 से शुरू करते हैं। जैसे ही हम इनिशियल स्टेज की बात करते हैं तो रेट जो है रिएक्शन का वो बहुत, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट काफ़ी तेज़ है, ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक निग्लिजिबल रेट पे, अभी मैंने नीचे फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं बताया, मैं उसे बताता हूँ, ठीक है, निग्लिजिबल रेट पे चल रहा है। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख लें। अब आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे ये जो ये रेट है ये रिवर्स है, यानी ये वाली लाइन रिवर्स रेट है, और ये फॉरवर्ड रेट है। फॉरवर्ड की वैल्यू आप देखेंगे वाई एक्सिस के हिसाब से काफ़ी ऊपर है और रिवर्स वाले की काफ़ी नीचे है, यानी कि ये वैल्यू वाई एक्सिस के हिसाब से इतनी थोड़ी बनती है शुरू में, जबकि रिएक्शन के शुरू में ही इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बनती है। ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। ये एक्सिस नीचे से ऊपर की तरफ होता है, जैसा कि इस एरो में दिखाया गया। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक। अब नोटिस करते जाएं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जाता है, 10 मिनट गुजर के, टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, 10 मिनट के ऊपर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन थोड़ा सा बढ़ गया अपनी मिकदार में, और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो 10 मिनट के ऊपर हमें, सॉरी मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हूँ, यहाँ पे बढ़ना चाहिए फॉरवर्ड रिएक्शन, वो कम हो गया। जब हम बात करेंगे 20 मिनट की, तो 20 मिनट पे रिवर्स की वैल्यू मिकदार और बढ़ गई, लेकिन जब हम अगर हम 20 मिनट के हिसाब से बात करेंगे तो फॉरवर्ड की मिकदार और घट गई। आप नोटिस करेंगे कि ऊपर भी लिखा हुआ है जैसे हमारे पास ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू स्लो डाउन होके कम होती जा रही है और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप करता जा रहा है। यानी फॉरवर्ड पहले वैल्यू ज़्यादा थी, फिर उससे और कम हुई, फिर उससे और कम हुई, और रिवर्स की वैल्यू शुरू में कम थी, फिर उससे और ज़्यादा हुई, और फिर उससे और ज़्यादा हुई। तो यूँ स्लोली स्लोली जैसे जैसे आप मिनट्स में ऊपर जाते जाएंगे, रिवर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और फॉरवर्ड की वैल्यू घटती चली जाएगी, ठीक है। तो यूँ इवेंचुअली एक वक्त आएगा कि दोनों रिएक्शंस का रेट बराबर हो जाएगा। आप नोटिस करें कि ये ग्राफ लाइन भी हमारे पास इस तरतीब से जाती जाती है, ये ग्राफ लाइन भी हमारे पास उसी तरतीब से कम आती जाती है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों की वैल्यू, यानी कि अब आप देख लें कि हमारे पास 80 और 90 मिनट्स के दरमियान में दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब ये जो एक अकेली लाइन है ये असल में फॉरवर्ड रिएक्शन की भी यही लाइन है, रिवर्स रिएक्शन की भी यही लाइन है। तो दोनों रिएक्शंस जो हैं वो बराबर हो गए, उनका रेट बराबर हो गया, लिहाजा हमने ऐसी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट तो वर्ड यूज़ किया था, लेकिन जो कि केमिस्ट्री को की एक स्पेसिफिक टाइप बतानी है तो हम इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम और उसमें फिर उसकी टाइप डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। और जिस तरह यहाँ उसने बताया हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टेट वो होती है जिसमें रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का बराबर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ में एक बहुत अच्छी बात भी समझ आती है जो राइटिंग में भी है, कि जैसे जैसे रिएक्शन वक्त के साथ साथ आगे जाता जाता है, फॉरवर्ड रेट जो कि ज़्यादा होता है शुरू में कम होता चला जाता है, ठीक है, और रिवर्स रेट जो कि शुरू में कम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। दुनिया के ज़्यादातर रिएक्शंस जो इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंचते हैं वो यही तरतीब शो करते हैं। ग्राफ थोड़ा बहुत तब्दील हो सकते हैं, वैल्यूज़ कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन इसी तरह से शो किया जाता है। याद रखिए वो ग्राफ है जो रेट शो कर रहा है हमारे पास फॉरवर्ड का और रिवर्स रिएक्शन का, और ये भी बता रहा है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कैसे होगा, इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट पर किसी भी रिएक्शन की हालत। तो यूं हम ग्राफिकली इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह एक ग्राफ आपको बनाना होना चाहिए, लेकिन ये सारा कुछ जिस तरह से मैं समझाने के लिए शो कर रहा हूँ ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस नीट एंड क्लीन जैसा आपके पास बुक में ग्राफ है वैसा ही बना लें, ठीक। सो इससे आगे चलते हैं। उसी तरह नेक्स्ट पेज में फिर हमारे पास एग्जाम्पल लेकर इस ग्राफ को समझाने की कोशिश की जाएगी। हम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हम पहले भी ले रहे थे। हमारे पास रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन गैस का और आयोडीन के वेपर्स का। कुछ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और वो हाइड्रोजन आयोडाइड दे देते हैं। ये हाइड्रोजन गैस है, ये आयोडीन के वेपर्स हैं, इन्होंने रिएक्ट किया और कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के बने। एट द सेम टाइम एक उसी वक्त में बिल्कुल
कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जो डिकम्पोज होंगे, टूटेंगे और वापस हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस की फॉर्म में बन जाएंगी। देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड गैस दोबारा टूटी, डिकम्पोज हुआ, रिएक्शन बिल्कुल उसके ऑपोजिट रिवर्स हो गया, कुछ हाइड्रोजन गैस बनी और कुछ आयोडीन के वेपर्स बने। अब जैसे कि हमने पीछे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में डिस्कस किया था वैसे ही डिस्कस करते हैं। बिगिनिंग में शुरू में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज़्यादा थी। रिएक्टेंट्स क्या हैं? हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत थोड़ी होती है। रिएक्शन के शुरू में ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर है, रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है रिवर्स की निस्बत। रिवर्स रिएक्शन तो तब शुरू होगा ना कि जब प्रोडक्ट बन चुका होगा और फिर टूटने की बारी आएगी। लिहाजा शुरू में तो ऐसा मुमकिन है नहीं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाता है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होती जाती है, क्योंकि उससे प्रोडक्ट बनती चली जाती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन होता क्या है, हमारे पास रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता चला जाता है। अब चूंकि प्रोडक्ट बन गई है तो रिवर्स रिएक्शन भी होना शुरू होगा और उसका रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली एक ऐसा वक्त आएगा कि दोनों रेट्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सो इस पॉइंट पर हम कहते हैं जब दोनों रेट एक दूसरे के बराबर होते हैं कि इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। कॉन्सेंट्रेशन तमाम स्पीसीज की, अब 3 स्पीसीज हैं हमारे पास, 2 रिएक्टेंट थे, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन के वेपर रिएक्टेंट थे, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट था। लिहाजा 3 स्पीसीज हो गए, तीनों स्पीसीज जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई। ऐसा क्यों है? जितनी हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे उतने ही हाइड्रोजन आयोडाइड बेहद वक्त टूट कर दोबारा आयोडीन और हाइड्रोजन बना देंगे। यानी अगर बिलफर्ज मैं समझाने के लिए बात करूं कि 1 सेकेंड में 10 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और आयोडीन के आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं 20, तो लगभग वो 20 के 20 हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स टूटकर 10 आयोडीन और 10 हाइड्रोजन उसी वक्त ही साथ ही बना देते हैं। तो जब इनकी 10-10 की कमी वाक़ई होकर ये 20 बने और साथ ही ये 20 टूट के दोबारा 10-10 हो गए तो फर्क तो कोई ना पड़ा, ठीक है, फर्क तो कोई भी नहीं आएगा। लिहाजा इसी वजह से हम कहते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, उसमें कोई फर्क आता ही नहीं, ठीक, ये वजह है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, इसको आंसर करना होता है। सिर्फ यही नहीं, हमें इस एग्जाम्पल से समझनी होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक होता है बड़ी प्रॉपर्टीज जो ऊपर से नजर आती हैं। मैक्रो कहते हैं बड़े को, मैक्रोस्कोपिक ऐसे कहते हैं कि जब आप पूरे बीकर्स को देख रहे हैं, एक रिएक्शन को देख रहे हैं, तो आपको क्या नजर आता है। इसमें हम एटॉमिक लेवल पे बात नहीं करते, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात नहीं करते, वो माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है ना। तो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन की हमें इस तरह की एग्जाम्पल से देखने में नजर आ जाती हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन को देखते हैं। पहली, ये वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बरक्स अगर आप रिवर्स रिएक्शन को देखें तो वो ये रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट्स टूट कर रिएक्ट करके या टूट के रिएक्टेंट्स दोबारा बना देते हैं, उलट हो भी ना एक दूसरे के। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लिखते वक्त हम प्रोसीड करते हैं लेफ्ट से लेकर राइट पर, ये देखें उसका एरो भी इस तरतीब पे है, और रिवर्स को हम प्रोसीड करवाते हैं राइट से लेकर लेफ्ट पर, इसका फिर शुक एरो वैसे का वैसा हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड की तीसरी प्रॉपर्टी है इनिशियल स्टेज पर फॉरवर्ड रेट का रिएक्शन बहुत तेज होता है, जबकि रिवर्स में उलट है। बिगनिंग में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निग्लेजिबल है, प्रोडक्ट तो थे ही नहीं, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट नहीं है तो टूटेगा क्या, और जब कुछ टूट ही नहीं सकता तो फिर रेट निग्लेजिबल ही होना है उसका। लिहाजा बिगनिंग में रेट रिवर्स रिएक्शन का निग्लेजिबल, नज़रअंदाज कर देने के काबिल होता है, इतना स्लो होता है, ना होने के बराबर, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन चूंकि शुरू में बहुत फास्ट था तो वो ग्रेजुअली स्लो डाउन करता है, आहिस्ता वक्त के साथ साथ आहिस्ता होता जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन इसके ऑपोजिट है, शुरू में निग्लेजिबल था, नज़रअंदाज किए जाने के काबिल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तेज हो गया, ठीक। तो यूं हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन के। तकरीबन तमाम बोर्ड्स में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और पास्ट पेपर्स में बारहा मरतबा आया हुआ है। आगे चलते हैं,
इस पेज पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी मौजूद है। ये लॉन्ग के तौर पे भी आता है, ये शॉर्ट के तौर पे भी आता है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स डायनामिक इक्विलिब्रियम की, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। उसमें से कुछ हम बता रहे हैं। पहली, इक्विलिब्रियम अचीवेबल होता है क्लोज सिस्टम में। ये एग्जांपल्स हम पहले कर चुके हैं। ऐसा सिस्टम जो बंद हो, जिससे सब्सटेंसेस ना निकल सके, ना उसके अंदर मजीद सब्सटेंसेस एंटर हो सके, इक्विलिब्रियम बराबरी वहीं पे आती है। ये हम चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा 1-2 पेजेस, ताकि अपनी बात को क्लियर कर सकूँ। याद रखिए, जब तक हमने कैल्शियम कार्बोनेट वाली पिछली एग्जाम्पल में उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगाया था, उसको बंद नहीं किया था, एयर टाइट नहीं किया था, आपके पास इक्विलिब्रियम नहीं था, रिएक्शन बल्कि इरिवर्सिबल था। रिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम तब बना जब उसे ऊपर से बंद करके एयर टाइट कर दिया गया, ठीक है। तो यूं हमारे पास ये बात होती है, ठीक। हम इसे वहीं पर ले आते हैं जहां पर हम थे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अचीवेबल होगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज सिस्टम है, ठीक। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट जब आ जाएगी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिएक्शन नहीं रुकता, फॉरवर्ड रिएक्शन भी जारी रहता है, रिवर्स रिएक्शन भी जारी रहता है, और ये जारी रहते हैं एक ही रेट, एक ही स्पीड पे, लेकिन चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और बाहर वाले से खड़े बंदे को लगता है कि कोई तब्दीली आई ही नहीं, ठीक। इक्विलिब्रियम स्टेट पर अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के देखिए तो ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई तब्दीली नहीं आती, ठीक है। और बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज इस बात को कंफर्म करती हैं, मसलन रंग, डेंसिटी वगैरह, ये सब सेम रहता है, इस पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक। आगे चलते हैं। दो और प्रॉपर्टीज भी हैं। फोर्थ है हमारे पास एक इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल होती है आइदर वे, किसी भी साइड से। इक्विलिब्रियम स्टेट है, आप इसे किसी से भी साइड से देख सकते हैं। मसलन स्टार्ट कर सकते हैं रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट बनाने तक जा सकते हैं, और प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रिएक्टेंट तक आ सकते हैं। मसलन हम रिएक्शन की बात कर रहे थे ना, तो हम कह रहे थे कि हम हाइड्रोजन से आयोडीन को मिलाएंगे और एक रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू होगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। अब आप चाहे इसे हाइड्रोजन से आयोडीन मिलाकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना लें, उल्टी से सीधी साइड को पढ़ लें, या इसे सीधी से उल्टी साइड को पढ़ लें, हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर आयोडीन और हाइड्रोजन बना रहा है, यानी दोनों तरफ से हम इसे अटेन कर सकते हैं, ठीक। इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है वो डिस्टर्ब भी किया जा सकता है और दोबारा अचीव भी किया जा सकता है अगर हम कंडीशंस कंसंट्रेशन की, प्रेशर की और टेम्परेचर की उस हिसाब से सेट करें, ठीक है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो होता है, ठीक है, उसकी ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, और उसमें से 5वीं ये है कि हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन सिस्टम क्या होता है, वो हमेशा दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करता है, और फिर हम कंडीशंस को चेंज करके कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम को अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आगे जाके इस चैप्टर के एंड पर जाके हम इस बात को, इस पॉइंट को, 5th पॉइंट को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब मेरा ख्याल है कि आपके लिए अपने आप को टेस्ट करना और इन क्वेश्चंस के आंसर देना है, क्यों नहीं कंप्लीट होता रिवर्सिबल रिएक्शन, या स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, या रिवर्सिबल रिएक्शन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्यों तब्दील नहीं होते डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ। मेरा ख्याल आप इसका आंसर अच्छी तरह से कर सकते हैं। ना कर सकें, कोई और प्रॉब्लम हो तो इसी वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अगर कहीं पर भी मैं आपकी मदद कर सकता हुआ ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लॉ ऑफ मास एक्शन से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।